नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं राजा राज्यवर्धन सिंह, योर मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी। और मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कंप्लीट करा चुका हूं। 2021 और 2022 में जो भी बच्चे अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई स्टडी यूपीएससी के चैनल पर जाकर। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको पूरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ज्योग्राफी के लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो करंटली हमारी वाईफाई स्टडी यूपीएससी के चैनल पर और हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर चल रही है। आप वहां से लेक्चर एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर जाना है और वहां से आप इन सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर वाईफाई स्टडी यूपीएससी चैनल पर वहां से इन सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स किस तरीके से पैदा होती हैं और ग्रेविटेशनल वेव्स को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। देखो, अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होंगे जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास होगी। जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं, आप उन सभी की क्लासेस एक्सेस कर पाओगे सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन से। और सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इन द सेंस कि आपको यूपीएससी के पैटर्न पर ही सारी चीजें कराई जाएंगी। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाकर उसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉलेशन के बाद में आप 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स की जो क्लासेस हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। मृणाल पटेल सर, रोमन सैनी सर जो सीईओ हैं अनअकैडमी के, सुदर्शन गुज्जर सर, इन सभी की क्लासेस आप एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। तो यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं, 15,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। यहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर 15 से ज्यादा अपकमिंग कोर्सेज हैं। हिस्ट्री के कोर्सेज, तो ये सारी चीजें आप एक ही सब्सक्रिप्शन से हैंडल कर पाओगे। देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, डेली टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है जिससे टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पर्सनल प्लस कोच प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेंगी और आप जो है अपनी पूरी यूपीएससी की तैयारी पे डिपेंड कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। वहीं पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर डिफरेंस क्या होगा, ये सारी चीजें तो होंगी। आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा तो आपसे डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएगा, आपकी स्टडी को प्लान करेगा, टाइमली आप चीजों को रिवाइज कर सकेंगे, सारी चीजों को प्लान किया जाएगा और आपको पर्सनल फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी मेंस आंसर राइटिंग कैसी है, कौन सी पोर्शन सिलेबस की आपकी कमजोर है, कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, तो ये काम आपका पर्सनल कोच करेगा। वो मिलेगा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। और प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 49,500 में। आप इस कोड का यूज करेंगे, इस कोड के माध्यम से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। फाइनल फीस हो जाएगी 44,550। वहीं पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 12 मंथ फी 69,500 है आफ्टर 10% डिस्काउंट। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे देन ये फीस हो जाएगी आपकी 62,550। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन आप ले पाएंगे 27,500 में। 10% डिस्काउंट मिलेगा आप इस कोड का यूज कर RAJ सिंपल सा कोड है और आपकी फाइनल फीस हो जाएगी 24,750। तो आइकॉनिक प्राइस जल्दी से इंक्रीज होने वाले हैं और आप कंसिडर कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को, कनेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल कोच से, अपने स्टडी को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और आप सिलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, थोड़ी कम समय के अंदर हो जाएगा। तो आप डेली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे। ठीक है, रात को 10 बजे होता है न्यूज पेपर एडिटोरियल एनालिसिस और 7 बजे ज्योग्राफी वहां पर चल रही है। आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं और आपको इस कोड का यूज करना होगा। इस कोड के माध्यम से आप फ्री कंटेंट भी एक्सेस कर पाओगे, साथ ही साथ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की। और ग्रेविटेशनल वेव्स की बात करने से पहले हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताने होंगे। तो जो यूनिवर्स की एज है ये 13.8 बिलियन ईयर्स है। यूनिवर्स की जो एज है इट इज 13.8 बिलियन ईयर्स और ये कितना हो जाएगा, 1380 करोड़ साल। ठीक है, ये हो जाएगा 1380 करोड़ साल। तो ये यूनिवर्स की एज है और ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। यूनिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी बिग बैंग। एक बड़ा धमाका हुआ जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा की फॉर्मेशन हुई और ये यूनिवर्स हमारा इसी बिग बैंग के बाद से एक्सपेंड कर रहा है। तो इस बिग बैंग से पहले था क्या, इस बिग बैंग से पहले, ये थोड़ा सा आपको सोचने विचारने का एक विषय है। तो बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। बिग बैंग से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम का,
स्पेस, ये सारा कॉन्सेप्ट बिग बैंग के बाद में ओरिजिनेट हुआ। उससे पहले क्या था हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते, ना तब टाइम था ना तब स्पेस था। ये सारे कॉन्सेप्ट यूनिवर्स के ओरिजिन के बाद में आए। तो बिग बैंग से पहले बस कुछ भी नहीं था, एक बड़े धमाके से यूनिवर्स की इसकी उत्पत्ति हुई और वहां से यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड करना स्टार्ट हुआ। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, एज पर दिस थ्योरी द यूनिवर्स एक्सपेंडेड फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो सबसे स्टार्टिंग में जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है ये एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड था और इस पॉइंट के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। ये हाईली डेंस पॉइंट था हमारा, हाईली डेंस पॉइंट, और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, एक्सेसिव। ठीक है, तो इस तरह से मानते हैं कि इनिशियली एक डेंस स्टेट थी और इसी डेंस स्टेट से जो पूरा यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ है। अब देखो ऐसा नहीं है कि थ्योरी है किसी ने मन घड़ंत एक घड़ दी, ये जो थ्योरी है ये सपोर्ट होती है एक्सपेरिमेंट से। ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट से सपोर्टेड है, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है इस पूरी थ्योरी को, बिग बैंग थ्योरी को। और किसकी थ्योरी का सपोर्ट है? इसको सपोर्ट है द ग्रेट आइंस्टीन की थ्योरी का, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था, इन्हीं की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है बिग बैंग थ्योरी। उसी थ्योरी का आउटकम है कि यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो एक डेंस पॉइंट से हुआ, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी, इनफाइनाइटली डेंस और इनफाइनाइट जिसका टेम्परेचर। बाय वन एस्टिमेट देखो यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई हमारी बिग बैंग के बाद, और बिग बैंग के बाद जितने भी हमारे स्टार्स हैं उनकी फॉर्मेशन हुई, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, सारी चीज की फॉर्मेशन इसी बिग बैंग के बाद में हुई है। तो कुछ भी आप यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज उठाकर देख लो, उसकी एज इससे कमी आएगी, 1380 करोड़ साल से कमी आएगी बाकी सब चीजों की एज। एक पर्सपेक्टिव के तौर पे अर्थ की जो एज है इट इज 4.6 बिलियन ईयर्स, और जबकि यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स। तो अर्थ की फॉर्मेशन यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बाद हुई, इस चीज से यहाँ की पुष्टि होती है। तो 460 करोड़ साल पहले अर्थ का जन्म हुआ, और उससे भी पहले 1380 करोड़ साल पहले यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई बिग बैंग थ्योरी से, पहली चीज। ठीक है, अब एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का कहना है कि दैट देयर आर एटलीस्ट 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। 100 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर आपको क्या करना होगा, 2 जीरो और ऐड कर दो यहां पर, तो इतने करोड़, 10,000 करोड़ गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, और हर एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, हर एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन्हीं एक बिलियंस ऑफ स्टार्स में से है हमारा सन। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में, हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन्हीं स्टार्स में से हमारा एक सन है, और उस सन के अराउंड हमारा एक सोलर सिस्टम है। तो आप पर्सपेक्टिव में देख सकते हो कि हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा स्मॉल है। देखो एक स्टार्टिंग में डेंस पॉइंट था जहां से यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। बिग बैंग के बाद ही यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। ठीक है, यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, और जो ये डार्क एजेस यहाँ पर शो हो रहे हैं, स्टार्टिंग में लाइट नहीं थी, फोटोन की एग्जिस्टेंस नहीं थी, उसको हम डार्क एजेस मानते हैं। और फिर कुछ बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स बाद, यानी कि बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद पहले स्टार की बर्थ हुई। ठीक है, जो फर्स्ट स्टार था वो कुछ 40 करोड़ साल बाद उसकी बर्थ हुई आफ्टर द बिग बैंग, और धीरे धीरे करके फिर स्टार, डस्ट एंड स्टार्स, डस्ट से मिलके हमारे स्टार बने, गैसेस इकट्ठी हुई तो उससे हमारे स्टार्स बने, और धीरे धीरे करके फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई गैलेक्सीज की एंड प्लैनेट्स की। तो गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स किससे बने? डस्ट एंड गैसेस से। ये सारे के सारे जो गैलेक्सीज एंड प्लैनेट हैं ये बने हैं डस्ट एंड गैसेस से। तो गैसेस के जब क्लाउड्स बने, सबसे पहले गैसेस के क्लाउड्स बने, और ये गैसेस के क्लाउड्स अलोंग विद डस्ट ये डेंस होते गए। डेंस होने की वजह से कॉम्पैक्ट स्टार्स बनने स्टार्ट हुए अंडर ग्रेविटी। सारे के सारे स्टार्स कॉम्पैक्ट हो गए और उनके अंदर इग्निशन स्टार्ट हो गया, हाइड्रोजन कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई हीलियम के अंदर। तो सारे के सारे स्टार्स की बर्थ इसी तरीके से हुई है, और इन्हीं गैसेस और डस्ट से और स्टार मटेरियल से। जब स्टार्स की डेथ हुई, तो स्टार्स की जब डेथ होती है तो वो अपना मटेरियल इजेक्ट करते हैं, उनके अंदर एक ब्लास्ट होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसकी बात हम लेक्चर के अंदर थोड़ी देर में करेंगे।
तो देखो इसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से स्टार मटेरियल यूनिवर्स में इजेक्ट हो जाता है, एंड डस्ट प्लस गैसेस प्लस स्टार मटेरियल, उसी से फिर बाकी चीजों की फॉर्मेशन हुई, जैसे कि प्लैनेट्स। ठीक है, जैसे कि प्लैनेट्स, इन सब चीजों की फॉर्मेशन बाद में हुई। तो यूनिवर्स हमारा कॉम्प्लेक्स होता गया, और धीरे धीरे हमको लगता था कि यार ग्रेविटी की वजह से एक दिन क्या होगा, अब सारी हेवनली बॉडीज, स्टार्स जैसे अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है हमारा सन ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो एक टाइम पर यह होना चाहिए कि सारी हेवनली बॉडीज एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, तो ये यूनिवर्स हमारा श्रिंक हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग में लगता था कि ठीक है, कि बिग बैंग से स्टार्ट हुआ, आइंस्टीन की थ्योरी कहती है, लेकिन कुछ अभी तो धमाके के प्रेशर की वजह से ये एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि दोबारा से ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो एक ये भी थ्योरी उठी थी कि ये भी कोलैप्स कर जाना चाहिए। साइंटिस्ट को भी लगा कि यार ठीक बात है, अंडर ग्रेविटी ये श्रिंक कर जाना चाहिए वापस से, तो हम उसी स्टेज पर पहुंच जाने चाहिए जहां से हमारी स्टार्टिंग हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को नई ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा कि यूनिवर्स इज इनफैक्ट एक्सपेंडिंग। भले ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, लेकिन कुछ डार्क फोर्सेस हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर, कुछ हमारी डार्क फोर्सेस हैं यूनिवर्स के अंदर, कि हमारा जो यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय वो एक्सपैंड कर रहा है। इसलिए यहाँ पे देखो ये एक्सपेंशन चौक रखा है, और एक्सपेंशन भी कैसा है, एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन है। तो बाद में साइंटिस्ट ने यही माना कि जो हमारा यूनिवर्स है ये एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, डार्क एनर्जी की वजह से ये एक्सपैंड हो रहा है, जो ग्रेविटी को काउंटर कर रही है। तो कहीं पे भी आप अगर देखो डार्क एनर्जी का कहीं पे भी जिक्र हो, और बिल्कुल आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल आते हैं वहां पे आपको डार्क एनर्जी का जिक्र मिल जाएगा। और जितना मैं बता रहा हूँ ये मोर देन सफिशियंट है, आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं। तो डार्क एनर्जी के बारे में इतना आपको कोई नहीं बताएगा। डार्क एनर्जी काउंटर कर रही है ग्रेविटी को, इट काउंटर्स ग्रेविटी। डार्क एनर्जी की वजह से ये कौन सी फोर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के लिए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डार्क एनर्जी क्या है, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अदरवाइज तो ग्रेविटी के अंदर यूनिवर्स अट्रैक्ट होता रहना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा डार्क एनर्जी की वजह से। सिर्फ इतना ही पता है हमें, एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से यूनिवर्स हमारा कोलैप्स नहीं कर रहा, और वो फोर्स है डार्क एनर्जी। उसके बारे में हमें, उसके नेचर के बारे में हमको और कुछ नहीं पता है। तो ये अभी कॉस्मोलॉजी के अंदर जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो इसी चीज की स्टडी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ओपन एंडेड है, बहुत सारा स्कोप है वहां पे नई नई डिस्कवरीज का, और बहुत ज्यादा स्कोप है भी वहां पर नोबेल प्राइजेस को जीतने का। अब देखो कुछ और फैक्ट्स को हम देखते हैं यूनिवर्स के बारे में, कुछ और फैक्ट्स को यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स के बारे में। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, अभी एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 100 बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारी थी। ठीक है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज थी हमारी यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सीज हैं। एंड द गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। और जहां पर हमारी गैसेस के क्लस्टर होते हैं वहीं पर हमारी स्टार्स की बर्थ होती है, वहीं पर हमारी स्टार्स की बर्थ होती है। ठीक है, जहां पे भी बड़े बड़े गैसेस के क्लस्टर्स होंगे तो वहां पर स्टार्स की बर्थ होती है आज के टाइम पे भी। अब देखो, अ गैलेक्सी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द मिडल। और हर एक गैलेक्सी के बीच में सेंटर में ज्यादातर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल से मतलब होता है जो मिलियंस ऑफ टाइम्स मैसिव है, विच इज मिलियंस ऑफ टाइम्स मैसिव देन सन। हमारे सन से जो मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा मैसिव है, तो इस तरह के एक स्टार को हम बोलते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। और हर एक गैलेक्सी के सेंटर पर एक ब्लैक होल सिचुएटेड है। और इसकी जो 2020 के अंदर फिजिक्स नोबेल मिला है, 2020 के अंदर हमारा जो फिजिक्स नोबेल मिला है
वो इसी की डिस्कवरी के लिए मिला है। ठीक है, वो इसी की डिस्कवरी के लिए मिला है। जिन साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करके दिखाया कि भैया यहाँ पर एक ब्लैक होल है हमारी गैलेक्सी के सेंटर पर, तो इस साल का नोबेल प्राइज हमको इसी चीज की डिस्कवरी के लिए मिला है फिजिक्स में। और देखो जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे के, जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं वो कौन सी है? वो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा। ये गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी और इसके अंदर हमारा सन सिचुएटेड है। और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की यूनिवर्स के अंदर, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी नियरेस्ट नेबर है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी कि एक साल के अंदर लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो होता है 1 लाइट ईयर। एंड 2.5 मिलियन लाइट ईयर कितना हो गया? 25 लाख लाइट ईयर्स। ठीक है, 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर एक साल के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है 1 लाइट ईयर, और एंड्रोमेडा हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ये डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है। अब देखो कुछ की फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं यूनिवर्स के बारे में, वो यही है कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है, और इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और ये यूनिवर्स हमारा, इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है, ये और बड़ा होता जा रहा है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, और ये एक्सपेंशन भी है एक्सिलरेटेड। एक तो एक्सपेंड कर रहा है, ऊपर से एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन है। और ये एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन एट्रीब्यूट किसको है हमारा? ये एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन, इसको एट्रीब्यूट किया जाता है डार्क एनर्जी को, और जो डार्क एनर्जी काउंटर करती है ग्रेविटी को। अदरवाइज हमारा जो यूनिवर्स है कोलैप्स हो जाना चाहिए अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट डार्क एनर्जी काउंटर करती है ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को ये काउंटर करती है, और इसी की वजह से जो यूनिवर्स है हमारा कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। ओके, द यूनिवर्स इज नॉट ओनली एक्सपेंडिंग बट इट इज एक्सपेंडिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ऑलरेडी मैंने बता दिया ये एक्सपेंशन कैसा है, एक्सिलरेटेड एक्सपेंशन है। अब सन इज अ स्टार, ये भी हम जानते हैं, सन इज अ स्टार एंड इन इट्स कोर हाइड्रोजन इज फ्यूजिंग टू फॉर्म हीलियम। तो जहां पर भी गैसेस के क्लस्टर हैं वहीं पर स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, और जिन क्लस्टर्स के अंदर स्टार्स की फॉर्मेशन होती है दैट इज टर्म्ड एज नेबुला, दैट इज टर्म्ड एज नेबुला। ओके, नेबुला एक कैरेक्टर भी शायद एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में कुछ इस टाइप का कैरेक्टर था। तो नेबुला इज अ कलेक्शन ऑफ डस्ट एंड गैसेस जहां पे स्टार्स की बर्थ होती है। अब देखो जो नियरेस्ट स्टार है हमारे सन के पास में, जो सबसे निकटतम स्टार है दैट इज प्रोक्सीमा सेंचुरी। प्रोक्सीमा सेंचुरी सबसे ज्यादा जो नजदीक हमारे स्टार है वो है प्रोक्सीमा सेंचुरी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिली कैसे? कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी 25 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और नियरेस्ट स्टार जो है हमारा, ये हमारा प्रोक्सीमा सेंचुरी है। तो इंफॉर्मेशन हमको यूनिवर्स के बारे में सारी मिली कहां से? देखो, वी नो ऑल दिस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द यूनिवर्स। जब से टेलीस्कोप्स की एंड ऑब्जर्वेटरीज की फॉर्मेशन हुई है, टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। और एक पॉइंट पर यहाँ पे ध्यान देना कि हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्व कैसे किया। हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्व कैसे किया? यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज किया। कैसे? हमने यूज किया लाइट का। हम टेलीस्कोप के माध्यम से तारों को देख रहे हैं, तो वहां से क्या आ रही है? लाइट ही हमारी आंखों तक पहुंच रही है। और लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो एक चीज हमको समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम जो लाइट के थ्रू किसी भी चीज को देख रहे हैं, या आप अभी अपनी कंप्यूटर की या लैपटॉप स्क्रीन पर इस लेक्चर को देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके जो बायोलॉजिकल सेल्स हैं आई के, वहां तक पहुंच रही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से ही हम पूरा का पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से, यानी कि लाइट का हमने एनालिसिस किया टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्वेटरीज के माध्यम से, और उस वहीं से हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, कि यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है, ये डेटा भी हमारा जो टेलीस्कोप से हमने इंफॉर्मेशन देखी
देखो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसका हमें पता लगता है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट से। एक टर्म होती है ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। तो जो तारों से हमारे यहाँ पर लाइट पहुंचती है उसमें हमें क्या दिखता है कि वेवलेंथ लाइट की लंबी हो गई। लाइट की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई। इसको आप इस तरीके से समझो, अगर यहाँ पर कोई सोर्स है, ठीक है, आप जो है लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हो और ये कोई सोर्स है, और यहाँ सोर्स से हमारी वेव स्टार्ट हुई, सोर्स से हमारी वेव स्टार्ट हुई, और सपोज करो सोर्स ही हमारी आगे मूव कर गई, ठीक है, तो आपके पास जो पल्सेस आ रही हैं वो कुछ डिले के बाद आ रही हैं। आपको क्या लगेगा कि पल्सेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, आपको वेवलेंथ ज्यादा दिखाई देगी क्योंकि सोर्स हमारी आगे की तरफ मूव कर गई। ओके, क्योंकि सोर्स आगे की तरफ मूव कर गई, तो सपोज करो पहले एक पल्स फेंकी इसने, यहां से एक पल्स फेंकी आपकी तरफ, और ये इतने टाइम में आगे मूव कर गया, फिर एक दूसरी पल्स फेंकी, तो दो पल्स के बीच में जो टाइम है वो आपके लिए इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही समझो कि एक बॉल इसने आपके पास फेंकी, फिर दूसरी बॉल फेंकी, तो दूसरी बॉल कुछ टाइम पीरियड में फेंकी, दूसरी बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, तो ये जो दोनों बॉल आपके पास पहुंचेंगे एक टाइम लैग के साथ पहुंचेंगे। बस इसमें यही समझो कि यही है ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, यानी कि रेडशिफ्ट का मतलब है वेवलेंथ का बढ़ जाना। वेवलेंथ का बढ़ जाना याद कैसे रखोगे, हम ऐसे याद रखते हैं विबग्योर को, हम विबग्योर को कैसे याद रखते हैं, तो आर की वेवलेंथ हमारी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम वेवलेंथ के बढ़ जाने को बोलते हैं रेड शिफ्ट, कि रेड की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर हमारी वेवलेंथ घट जाती तो हम बोलते ब्लू शिफ्ट, के ब्लू की तरफ बढ़ गया। तो ये दो टर्म्स हमारी यूज होती हैं, रेड शिफ्ट यानी कि वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो गई। तो हमने जो लाइट ऑब्जर्व की है हमने उसके अंदर रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और इसी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि भैया यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है, हम जिन गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। तो सब कुछ एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट को लगा कि भैया यूनिवर्स फैलाव कैसे हो रहा है, यूनिवर्स में कारण क्या है, ग्रेविटी की वजह से तो कोलैप्स होना चाहिए। तो तब साइंटिस्टों ने फिर यहाँ पर थ्योरी आई कि भैया डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यानी कि इसी डार्क एनर्जी की वजह से ही जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। अभी हमें इसका स्वरूप नहीं पता, लेकिन ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट से हमको पता लग गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब देखो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन आई, इसके पीछे जिम्मेदार हैं जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं अब तक पृथ्वी के ऊपर, एल्बर्ट आइंस्टीन। इन द ईयर 1915 he came up with his theory of general theory of relativity। इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 के अंदर पेपर पब्लिश किया, वो था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे पहले इन्होंने 1905-6 के अंदर दो पेपर पब्लिश किए थे। ये दो पेपर थे हमारे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वेश्चन भी बनता है ये कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और दूसरा जो इनका सबसे महानतम वर्क था वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लोगों को उस टाइम पे समझ नहीं आई। उसके बाद 1915 में इनका एक और पेपर आया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी उस टाइम पे लोगों को समझ में नहीं आई बहुत ज्यादा, क्योंकि परप्लेक्स करती है, कॉमन जो नोशंस हैं उससे एकदम हटकर है ये थ्योरी। तो देखो ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे, और यही रिलेटेड है ब्लैक होल से, और ब्लैक होल रिलेटेड है ग्रेविटेशनल वेव से। बात को समझना, ठीक है। हम जीटीआर के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों हमको चाहिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या हो रहा है, हम इससे ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही यूनिवर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसी से ही ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारी चीज रिलेटेड है किससे, ये सारी चीज रिलेटेड है ग्रेविटेशनल वेव से। तो जो हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इट इज बेसिकली दी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इसको इस तरीके से समझो कि ग्रेविटी की ही एक थ्योरी है, ठीक है, ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने वाली एक थ्योरी है। अब यहां पर ध्यान दो, ध्यान से सुनना एक बात को, जिनके पास 11th एंड 12th के अंदर साइंस थी, या जिनके पास 10वीं तक, तो सभी के पास साइंस होती है, तो हमने पढ़ा था न्यूटन के बारे में, हमने पढ़ा था न्यूटन के बारे में,
और न्यूटन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे, इनके सर पर आकर एक सेब गिरा, यानी कि धरती जो है वो अट्रैक्ट कर रही है चीजों को अपनी तरफ। तो इन्होंने कहा कि धरती यानी कि मास की वजह से, पृथ्वी के मास की वजह से एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को इन्होंने नाम दिया ग्रेविटी। इन्होंने बोला कि एक फोर्स है, ये ग्रेविटी की फोर्स किसकी वजह से है? क्योंकि धरती के पास मास है। तो ये था हमारा न्यूटन के अंदर। न्यूटन कह रहे थे धरती के पास मास है, उसकी वजह से एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया था। आप सभी उसको जानते हो, भली बात है, 10वीं के अंदर भी था, 11वीं 12वीं में जाने की जरूरत नहीं। G m1m2/r²। ठीक है, किस फोर्स से धरती अट्रैक्ट कर रही है? इस फोर्स से धरती अट्रैक्ट करती है। ये थी न्यूटन की पिक्चर। लेकिन आइंस्टीन के आने से सारी चीजें बदल गई। अब देखो, न्यूटन की इस पिक्चर से हम यूनिवर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, यूनिवर्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे न्यूटन की ग्रेविटी से। तो आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया कि भैया ग्रेविटी जो है ना, ये ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। पहली चीज इसको नोट करो, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। अब आप बोलोगे सर जो हम कोई भी चीज फेंक रहे हैं वापस से धरती पर आकर क्यों गिर रही है? अगर धरती अट्रैक्ट नहीं कर रही तो चीजें धरती पर आकर क्यों गिर रही हैं? आइंस्टीन ने बोला ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स। जो आप ये ग्रेविटेशनल इंपैक्ट देख रहे हो कि मैंने कोई भी चीज गिराई धरती पर गिर गई, कोई भी चीज आपने फेंकी एक लोकेशन से, यहां से आपने कोई भी पत्थर उछाला, बॉल फेंकी, तो वो एक कर्व के अंदर जा रही है। ठीक है, वो एक कर्व के अंदर जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। आइंस्टीन ने कहा ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, धरती उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, बल्कि मास की वजह से क्या हो रहा है? धरती के मास की वजह से क्या हो रहा है? स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसकी वजह से स्पेस जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। टाइम का भी बताऊंगा, ठीक है, टाइम का भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि मास की वजह से जो स्पेस है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। ठीक है, स्पेस के अंदर डिस्टॉर्शन है, स्पेस की जो ज्योमेट्री है उसके अंदर डिस्टॉर्शन है। तो ये जो आपने पत्थर फेंका हुआ कर्व में जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्पेस ही कर्व्ड है। दूसरी बात, पहले आइंस्टीन ने कही कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, चीजें जो आप फेंक रहे हो एक कर्व में इसलिए जा रही हैं, एक डायरेक्शन में इसलिए जा रही हैं क्योंकि स्पेस का कर्वेचर ही ऐसा है, स्पेस की ज्योमेट्री ही ऐसी है। तो उन्होंने कहा जो हम आसपास अपने स्पेस देखते हैं, ये भी जो है इसका भी एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। ये स्ट्रक्चर डिपेंड करता है मास के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपने पत्थर फेंका वो एक कर्व में इसलिए जा रहा है क्योंकि स्पेस ही कर्व्ड है। अगर आप देखो खुले स्पेस में चले जाओगे और वहां पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई भी चीज आपने छोड़ दी तो वो स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए। ठीक है ना, कोई भी चीज आपने छोड़ दी तो वो स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी जब तक उसको कोई छेड़खानी नहीं करेगा, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर जाते हैं, चीजें जो भी छोड़ते हैं वो एक लाइन में मूव करती रहती है, तो वहां पे स्पेस फ्लैट है इसलिए चीजें एक लाइन में मूव कर रही हैं। लेकिन धरती के पास, धरती के ऊपर, धरती के मास की वजह से जो स्पेस है वो कर्व्ड हो गया, उसमें कर्वेचर है, यही आइंस्टीन ने बोला। और उस टाइम पे जैसे अभी आप लोग परप्लेक्स हो रहे हो, तो उस टाइम पर भी लोगों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट से चीजें सामने आती गई और पता चलता गया कि आइंस्टीन सही थे। बल्कि इन्होंने 1915 की जो इनकी थ्योरी है, इन्हीं थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया था कि भैया ग्रेविटेशनल वेव्स भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनको ढूंढने में पहली बार डिटेक्ट हुई आइंस्टीन के 100 साल बाद। आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट की थी 1915 में, और पहली बार ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई 2015 के अंदर। इतना लंबा 100 साल का समय लगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज वैलिडेट हो गई कि आइंस्टीन सही बोल रहे थे, आइंस्टीन ने जो कहा वो सारी बात 100% सच थी। तो जो इनकी जनरल थ्योरी है, इट इज बेसिकली द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, और इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि भैया ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बट इट इज ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ स्पेस टाइम। और स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ के अंदर मास है, जिस भी चीज के अंदर मास होगा तो ज्यादा मास की वजह से हमारा जो स्पेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ टाइम भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि ग्रेविटी कुछ नहीं है, ग्रेविटी इज रिलेटेड टू द ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस, और स्पेस की ज्योमेट्री डिपेंड करती है मास के ऊपर। स्पेस की ज्योमेट्री डिपेंड करेगी मास के ऊपर।
तो सीक्वेंस में क्या याद रखना कि भैया मास है तो क्या होगा, स्पेस के अंदर डिस्टोर्शन है, और ना सिर्फ स्पेस, टाइम की ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी, टाइम अलग स्पीड से मूव करेगा, स्पेस और टाइम दोनों के अंदर डिस्टोर्शन होगा। और ये जो इम्पैक्ट है इस चीज का, ये हमको लगती है कि ग्रेविटी है। स्पेस टाइम का कर्वेचर चेंज होने को हम ग्रेविटी बोलते हैं, और इसी कारण से आप धरती के सरफेस पर कुछ भी फेंको वो एक पैराबोला के अंदर मूव करता है। ठीक है, तो ये जो कर्वेचर है, क्योंकि स्पेस ही कर्व्ड है, स्पेस की जो ज्योमेट्री है कर्व्ड है, यानी कि कोई भी चीज जो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, उसको फेंक दिया, तो वो अपने आप जो स्पेस का नेचुरल कर्व है उसके थ्रू मूव करती है। अब आप कहोगे सर एरोप्लेन तो सीधे सीधे मूव करते हैं। भाई साहब उसमें इंजन फायर होता है, वो इंजन उनको एक डायरेक्शन में उड़ाता है, तो एरोप्लेन के अंदर उसकी एनर्जी स्पेंड हो रही है। अदरवाइज अर्थ के हवाले छोड़ दोगे, ठीक है, अगर वहां से एरोप्लेन का इंजन बंद कर दोगे तो वो भी इसी तरीके से आएगा। ओके, इवन जो आप गोली फायर करते हो, गोली भी एक इसी तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है। ठीक है, गोली भी वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्पीड ज्यादा है तो तेज ट्रेवल करती है, लेकिन वो मूव इसी तरीके से करती है एक पैराबोला में। ओके, इट इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस। अब देखो इसको यहां से समझो, तो आइंस्टीन का कहना था कि इसको समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, उन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि जो स्पेस है एक फैब्रिक की तरह है, ये हमारा स्पेस का फैब्रिक है। अब देखो मास की वजह से क्या हो रहा है, मास की वजह से क्या हो रहा है, स्पेस में डिस्टोर्शन है। ठीक है, कम मास की वजह से, अगर जिसका मास कम है वहां पे स्पेस में डिस्टोर्शन कम है, जिसका ज्यादा मास है उसमें डिस्टोर्शन ज्यादा है। तो हमारी जो धरती सूरज के चारों तरफ मूव करती है वो इसी वजह से करती है, क्योंकि स्पेस की ज्योमेट्री ही ऐसी है, तो धरती मूव करती रहती है सन के चारों तरफ। तो ये थी आइंस्टीन की पिक्चर में। न्यूटन कहता था कि सूरज अट्रैक्ट कर रहा है, आइंस्टीन ने कहा कि भैया स्पेस कर्व्ड है और धरती अपने आप ही इस कर्व्ड स्पेस में फंसी हुई है और सन के चारों तरफ घूम रही है। तो स्पेस के कर्वेचर को आप इसी तरीके से समझो, जैसे आप सोफे के ऊपर बैठते हो और सोफे में सैग पड़ जाता है, जो ठीक है, सोफे में जो गड्ढा बन जाता है, तो मास की वजह से सेम ही इफेक्ट हो रहा है स्पेस के ऊपर। ठीक है, मास की वजह से सेम ही इफेक्ट हो रहा है स्पेस के ऊपर। अब दूसरा बात करते हैं हम टाइम की। तो कॉन्सेप्ट अटपटे लगेंगे, सर को टकरा देने वाले लगेंगे, लेकिन आइंस्टीन की बातें हैं यार, वो इतनी इजीली समझ में थोड़े आएंगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। आइंस्टीन को समझना इतना आसान नहीं है। वेट अ सेकंड गाइस। तो अब यहां पर आप देखो, देखो इंटरस्टेलर मूवी आप सभी ने देखी होगी। इंटरस्टेलर मूवी आप सभी बच्चों ने देखी होगी, और इंटरस्टेलर मूवी के अंदर एक चीज दिखाई है कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो एक क्रू है, वो क्रू हमारा जाता है किसके ऊपर, वो क्रू हमारा जाता है दूसरे प्लेनेट पे। और जब वो दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, ठीक है, स्पेस में से एक क्रू जो है वो एक प्लेनेट के ऊपर जाता है, और जब वो लोग प्लेनेट के ऊपर जाते हैं और वापस आते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर जो उनके फेलो मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए और ये लोग तो जवान है। तो ये चीज उस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, देखो वो एक प्लेनेट के ऊपर जाते हैं, वो एक बहुत ही मैसिव प्लेनेट के ऊपर जाते हैं, तो इस प्लेनेट के ऊपर क्या होगा, मास की वजह से जो टाइम है वो धीरे चलने लगता है। जिस तरीके से मास स्पेस को इफेक्ट कर रहा है, उसी तरीके से मास का इफेक्ट टाइम पर भी होता है। तो जो जितना ज्यादा भारी होगा, जितना ज्यादा मैसिव होगा, वहां पर टाइम जो है वो स्लोली चलता है। यानी कि सन के ऊपर जो एक सेकंड है और जो हमारी धरती के ऊपर एक सेकंड है वो सेम नहीं है। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस है, और सन के पास जाओगे वहां पर टाइम स्लो चलेगा, अर्थ के पास आओगे टाइम थोड़ा मूव करेगा। और आपने शायद डिस्कवरी पर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी कि जैसे हम पिरामिड के पास जाते हैं तो वहां पर भी मास की वजह से टाइम उधर थोड़ा स्लो चलता है, और पिरामिड से देखोगे तो टाइम, जो लोग हैं उनकी मूवमेंट आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो हैवी बॉडी के पास टाइम स्लो हो जाता है और लाइटर बॉडी के पास टाइम तेज हो जाता है। तो मास ना सिर्फ स्पेस की ज्योमेट्री को इम्पैक्ट करता है, ये मास टाइम की ज्योमेट्री को भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, स्पेस और टाइम दोनों को इम्पैक्ट करता है। अर्थ के ऊपर पत्थर कर्वेचर में इसलिए जा रहा है क्योंकि स्पेस ही कर्व्ड है, और टाइम किस रेट पर मूव करेगा ये भी मास पर डिपेंड करता है। इंटरस्टेलर मूवी के अंदर यही दिखाया था कि
स्पेसशिप में से कुछ लोग प्लेनेट के ऊपर गए, जब वापस वो स्पेसशिप में पहुंचे देखा तो उनके जो फेलो मेंबर्स थे वो यार बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, और उससे पूछा कि यार ये क्या हुआ, तो उसने बोला कि तुम लोग तो इतने सालों बाद आए हो, जबकि इनके अकॉर्डिंग ये लोग कुछ ही दिन के अंदर वापस आए थे। तो यानी कि इसके जो कुछ साल हैं और उस वहां का जो कुछ दिन है वो बराबर है। तो टाइम डिफरेंटली चलता है डिफरेंट बॉडीज के पास में। और ये जो थी, इस चीज का पता लगा इस ग्रेट माइंड को, ग्रेटेस्ट माइंड ऑन द अर्थ आफ्टर न्यूटन के बाद यही सबसे बड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्रेडिक्ट की। अब देखो इन्होंने ग्रेविटेशनल वेव को किस तरीके से डिफाइन किया। इन्हीं की थ्योरी के अंदर ये ग्रेविटेशनल वेव भी हमारी प्रेडिक्ट हुई। तो इन्होंने क्या किया, आइंस्टीन ने जो अपना पेपर पब्लिश किया था, आइंस्टीन पब्लिश हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915। और ये थ्योरी क्या थी, दिस थ्योरी वाज द ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी। दिस थ्योरी वाज द ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी इन्होंने बोला दैट इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, ग्रेविटी इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेटेड टू मैटर एंड रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी हैवी होगी, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो स्पेस और टाइम का कर्वेचर है ये सीधा सीधा डिपेंड करेगा मास के ऊपर। ठीक है, और मास से ही आती है एनर्जी और मास से ही होगा मोमेंटम। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा घुमा के बोला कि एनर्जी और मोमेंटम की बात की, और एनर्जी और मोमेंटम किससे रिलेटेड होता है, मैटर से और रेडिएशन से। तो जिसका जितना ज्यादा मास, एनर्जी, मोमेंटम और रेडिएशन, तो कर्वेचर जो है स्पेस टाइम का उसी चीज से इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ये हैं क्या अभी बताऊंगा, लेकिन ये ग्रेविटेशनल वेव्स भी आइंस्टीन की थ्योरी से ही प्रेडिक्ट हुई थी। ये ग्रेविटेशनल वेव्स भी हमारी इन्हीं आइंस्टीन की जो 1915 की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके अंदर ही ये प्रेडिक्ट हुई। अब देखो ये जो यहाँ पे फैब्रिक है स्पेस का, अब ध्यान से सुनना ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। ये जो फैब्रिक है स्पेस का, ये जो हमारा मास अगर यहाँ पे तेजी से मूव करना स्टार्ट कर दे, तो देखो इस फैब्रिक में क्या होंगे, इसमें रिपल्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये तेज तेज मूव कर रही है तो इसमें फैब्रिक में रिपल्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो फैब्रिक के जो रिपल्स हैं ये ट्रेवल करते हैं, ये ट्रेवल करेंगे और ये पूरे यूनिवर्स से ट्रेवल करते हैं और हमारी अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो आइंस्टीन की थ्योरी में प्रेडिक्ट हो रहा था, लेकिन वहां पर देखा गया कि जो स्पेस वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एक तो इनके प्रोड्यूस होने के लिए दो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा मैसिव होंगे और एक दूसरे के अराउंड मूव करेंगे, तो उन्हीं इवेंट में ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, अगर दो बहुत ही ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो ही इतनी बढ़िया रिपल्स बन पाएंगी कि वो हमारी धरती तक पहुंच सके और हम उनको डिटेक्ट कर सके। अब देखो ये वेव्स बनने के लिए ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा भारी होने चाहिए, तो यानी कि ब्लैक होल्स होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस है ये भी नहीं माना जाता था, तो ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं ये उस टाइम पर नहीं मान सकते थे, क्योंकि ना तो ये दिखाई देते हैं ना किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इनको हम किसी भी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अभी हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स है ब्लैक होल्स के मर्जर से ही बनती है, यानी कि स्पेस में रिपल्स आएंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से स्पेस हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपेंड करेगा। जब भी कहीं किसी भी एरिया से ग्रेविटेशनल वेव्स पास होंगी, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो एक्सपेंड करेगा। यानी कि इसको ऐसे समझो कि अगर इस पेन के थ्रू हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स पास हो रही है तो इसकी लेंथ कम होगी और इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। ये मतलब है ग्रेविटेशनल वेव्स में स्पेस के चेंज होने का। तो स्पेस चेंज होगी तो लेंथ एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, इंक्रीज होगी। तो इस थ्योरी से ग्रेविटेशनल वेव्स भी प्रेडिक्ट हुई कि भैया अगर दो हैवी बॉडीज इतनी स्पीड से मूव करें कि उसकी वजह से रिपल्स आ जाएं हमारे स्पेस के अंदर, स्पेस के फैब्रिक में, तो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो वहां से ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हो सकते हैं। और बच्चों दिस इज द प्रीमियर लेक्चर, और आपके कोई भी डाउट है प्लीज नोट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आकर मुझसे जुड़ो, वहां पे आप मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का बताया था, वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं कमेंट सेक्शन में भी आपके सवालों के जवाब दूंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स को हमने कैसे डिफाइन किया, दीज आर द रिपल्स
ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हैं? दीज आर द रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। तो जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है उसके अंदर रिपल्स पड़ जाएंगे, जैसे इस फिगर के अंदर हमें शो किया गया है। तो यहाँ पर रिपल्स पड़ी हुई हैं फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में। दो अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स वो जल्दी जल्दी एक दूसरे को एनसर्कल करेंगे, रैपिडली रोटेट करेंगे, फाइनली इनके मर्जर की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्स बन सकती हैं इस फैब्रिक, स्पेस के फैब्रिक के अंदर, कि वो हमारे अर्थ तक पहुंच सकती हैं। क्योंकि हमने देखा कि यार सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है वो भी 25 लाइट ईयर्स दूर है। तो एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है इन ग्रेविटेशनल वेव्स को पहुंचने के लिए। और ज्यादातर ये जो एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी अर्थ से बहुत बहुत ज्यादा दूर है जहां से वेव्स आ रही हैं। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स पास होती हैं, दे कैन स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ। तो जब भी किसी भी चीज से मूव करेंगी तो ये उस ऑब्जेक्ट को या उस पाथ को स्क्वीज कर देंगे और स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है। तो अगर इस पेन के थ्रू ग्रेविटेशन वेव पास हो रही है तो ये स्क्वीज होएगा और एक्सपेंड होएगा, और जिसकी वजह से ये ब्रेक भी कर सकता है। ओके, स्क्वीज करेगा, एक्सपेंड करेगा तो ये ब्रेक भी हो सकता है। दे आर इनक्रेडिबली फास्ट एंड दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी मूव करती हैं। जितनी स्पीड पे लाइट मूव करती है उतनी स्पीड पे ये ग्रेविटेशनल वेव भी मूव करेंगी, और जब भी किसी चीज से पास होंगे वो स्क्वीज एंड स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, इसको इस तरीके से समझो, वो स्क्वीज भी होगी तो स्ट्रेच भी होगी। अभी ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर्म कैसे होंगी? कोई भी नॉर्मल इवेंट में आपने दो पत्थर से पत्थर भिड़ा दिया, उसके अंदर भैया फॉर्म नहीं होंगी। वो इतना मैसिव नहीं है कि स्पेस को इतनी बुरी तरह डिस्टॉर्ट कर सके। आपने देखा कि अर्थ के मास की वजह से स्पेस इतना डिस्टॉर्ट होता है कि आप इस कर्व को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि पत्थर एक कर्व में जा रहा है। देखो, ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो बड़े बड़े इवेंट हैं वो हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी पर हो रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरली फॉर्म कब होती हैं? दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला, एक्सप्लोजन इन अ स्टार, या तो किसी स्टार के अंदर क्या हो जाएगा, उसमें ब्लास्ट हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसको नाम दिया जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। या फिर ये ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे फॉर्म होंगी? ऑर्बिटिंग ऑफ टू बिग स्टार्स, दो स्टार्स, बड़े स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करें, बाइनरी सिस्टम के अंदर ये फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है। या फिर तीसरी चीज होगी ड्यू टू द मर्जर ऑफ द ब्लैक होल्स। दो ब्लैक होल अगर मर्ज कर जाएं तो उस सिचुएशन के अंदर भी जो हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो फॉर्म हो सकती हैं। तो हम सबसे पहली बात कर रहे हैं स्टार एक्सप्लोजन की, जिसको नाम देते हैं हम सुपरनोवा। ठीक है, वेट अ सेकंड गाइस। स्टार एक्सप्लोजन जिसको हम नाम देते हैं सुपरनोवा। देखो, जब भी किसी स्टार के अंदर एक्सप्लोजन होता है तो उसमें क्या होगा? इट शूट्स डेब्री एंड एलिमेंट इनटू द स्पेस। तो स्टार मटेरियल जो भी है वो स्पेस में वो स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा? स्पेस के अंदर शूट हो जाएगा। स्टार की जब भी डेथ होगी, स्टार में एक्सप्लोजन होगा, उसके अंदर जो मटेरियल है यार वो पूरा का पूरा स्पेस के अंदर चला जाएगा। साथ ही साथ जो भी डेब्री है, जो भी एलिमेंट्स फॉर्मेशन हुई थी, वो स्पेस में चला जाएगा। तो ज्यादातर हमको जितने भी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हम देखते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कोर ऑफ द स्टार्स। ठीक है। तो स्टार के अंदर होता क्या है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, फिर हीलियम कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्स के अंदर हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार के गर्भ में ही हुई है। सारे के सारे एलिमेंट्स की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्स के गर्भ में ही होती है, इस तरह से हम मानते हैं। ठीक है। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अंदर ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और एक बड़ा स्टार अगर एक्सप्लोड करेगा तो उसके अंदर भी हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हो सकती हैं। जो हमारा फैब्रिक है स्पेस का, इसके थ्रू रिपल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर दो बड़े स्टार जो एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, जैसे सपोज करो अगर सन के साथ एक दूसरा स्टार होता और दोनों एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होते, तो वो हो जाता फिर हमारा बाइनरी सिस्टम। अगर दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं तो
तो उसी को हम बोलेंगे बाइनरी सिस्टम, ठीक है। या फिर तीसरी चीज होगी ब्लैक होल मर्जर। अगर दो ब्लैक होल्स मर्ज कर जाएं तो वहां पर भी जो है ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पर देखो ब्लैक होल्स की भी दो कैटेगरी है। अभी ब्लैक होल के बारे में इतनी समझो कि ब्लैक होल एक ऐसा डेंस ऑब्जेक्ट है कि जिसकी ग्रेविटी इनफाइनाइट है, ठीक है। अभी ब्लैक होल को हमने डिफाइन नहीं किया, ये ब्लैक होल है क्या, इसी लेक्चर के अंदर मैं आगे ब्लैक होल्स को डिफाइन करूंगा। अभी बस इतना समझो कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है ये इनफाइनाइट है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी होती है इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइटली डेंस ऑब्जेक्ट है, यानी कि इनके पास जो स्पेस है वो इनफाइनाइटली कर्व है। हम नहीं जानते कितना ज्यादा कर्व है, लेकिन ब्लैक होल्स के वहां पे स्पेस इनफाइनाइटली कर्व्ड है। इसलिए जो भी चीज ब्लैक होल में एंटर करती है वो फिर वहां से एग्जिट नहीं कर सकती। और ब्लैक होल इनफाइनाइटली कर्व है, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे 1/0 होता है ना मैथ्स में, हमको नहीं पता कि 1/0 क्या है, बस वो इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है। सेम ही चीज है, स्पेस इनफाइनाइटली कर्व्ड है। इनफाइनाइटली कर्व्ड मतलब नहीं पता, ब्लैक होल के अंदर की हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां पे क्या है क्या नहीं है। यही चीज है, चीज यही चीज है, नॉट डिफाइंड का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ब्लैक होल के सेंटर पर ऐसा माना जाता है ना तो स्पेस का कॉन्सेप्ट है, और ये भी मानते हैं ना वहां पर टाइम का कॉन्सेप्ट है। जो भी हमारी प्रेजेंट डेफिनेशन है स्पेस और टाइम की, वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, वहां हमारे फिजिक्स के लॉज भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो ब्लैक होल को हम एक तरह से मानते हैं दैट ब्लैक होल इज अ सिंगुलैरिटी। और अभी आप इसको बस इतना ही समझो कि सिंगुलैरिटी से क्या मतलब है। सर जैसे मैथ्स के अंदर होता है ना 1/0, ये नॉट डिफाइंड है, तो ऐसे ही ब्लैक होल भी एक स्पेस टाइम में सिंगुलैरिटी है। वहां ना फिजिक्स के लॉज चलते और ना ही वहां पे स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट है, वहां कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या है, तो बस वो सिंगुलैरिटी है। ब्लैक होल में ग्रेविटी कैसी है, इनफाइनाइट है। स्पेस कैसा है, इनफाइनाइटली कर्व्ड है, ठीक है। तो ऐसी ब्लैक होल्स की भी दो कैटेगरी हैं, ब्लैक होल्स विद मास रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू सोलर मासेस टू टेंस ऑफ सोलर मासेस। तो ब्लैक होल हमारे स्मॉल ब्लैक होल भी हो सकते हैं जिनका मास कितना होगा, हमारे सन से कुछ टाइम्स ज्यादा से लेके 10 टाइम्स ऑफ सोलर मास तक। और दूसरे तरह के हमारे ब्लैक होल्स होते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जिनका मास कितना होता है 100,000 से बिलियंस ऑफ टाइम्स बिगर देन दी सोलर मास, ठीक है। 100,000 टू बिलियंस ऑफ टाइम्स हैवियर देन दी सोलर मास। तो ये होते हैं हमारे दो तरह के ब्लैक होल्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एंड नॉर्मल ब्लैक होल्स। अब देखो ये वाली जो आप फिगर देख रहे हो, ये एक आर्टिस्ट का डिपिक्शन है, ये है आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ ब्लैक होल मर्जर। और ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है जो किसी भी ब्लैक होल के बारे में पब्लिश हुई है। अब आप कहोगे सर ब्लैक होल तो दिखाई नहीं देते, जब लाइट ही वहां से एस्केप नहीं करती, यहाँ पे कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप यही देखो कि ब्लैक होल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ब्लैक होल के अंदर जब मटेरियल एंटर करता है ना, ब्लैक होल क्या करता है, आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब मटेरियल एंटर करता है तो उसकी वजह से ग्लो पैदा होता है। तो ये ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क है, इसको बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। यानी कि ब्लैक होल जब जो आसपास के जितना भी गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जब खा रहा है, ठीक है, वो ब्लैक होल के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रेडिएशन पैदा हो रहा है बाहर की साइड, तो ये वो ग्लो है, ठीक है। ये ब्लैक होल नहीं है, ब्लैक होल यहीं पे कहीं है। तो ये एक्रीशन डिस्क हमको दिखाई दे रही है, ये एक प्रोसेस्ड इमेज, पहली इमेज जो रियल इमेज ब्लैक होल की पब्लिश की गई। वरना अभी तक जितनी भी हमने इमेजेस देखी हैं ब्लैक होल की, वो सभी आर्टिस्टिक डिपिक्शन है, ठीक है, वो सभी की सभी आर्टिस्टिक डिपिक्शन है। तो एक बार फिर से देखो, ग्रेविटेशनल वेव्स कहां से प्रपोज हुई थी, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 के अंदर पेपर छपा था। इसके अंदर आइंस्टीन ने कहा कि भैया ग्रेविटी जो है वो फोर्स नहीं है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी रिलेटेड है विद द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम, ठीक है। ग्रेविटी इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम। और जो कर्वेचर है स्पेस टाइम का, ये डिपेंड करता है मास के ऊपर या एनर्जी मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। मैटर और रेडिएशन के पास क्या होगा, एनर्जी और मोमेंटम होगी, तो उसी पे डिपेंड करता है स्पेस टाइम का कर्वेचर। यानी कि जिसका जितना ज्यादा मास उसकी उतनी ज्यादा, उसकी वजह से उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा स्पेस में।
फिर इन्होंने कहा भैया ग्रेविटेशनल वेव क्या है, ये है रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। तो यानी कि जब ये दो हैवी ऑब्जेक्ट जब आपस में मर्ज करेंगे, टकराएंगे, तो उनकी वजह से स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स पड़ जाएंगे। तो जब ये रिपल्स मूव करेंगे तो स्पेस जो है स्क्वीज करेगा, एक्सपेंड करेगा, और टाइम के साथ भी ऐसा होगा, टाइम स्लो चलेगा और फास्ट चलेगा जब ग्रेविटेशनल वेव्स कहीं से भी पास होंगी। तो ये इनक्रेडिबली फास्ट वेव्स हैं और ट्रेवल करती हैं लाइट की स्पीड पर, और जब ये किसी भी लोकेशन से पास होंगी तो वहां पर मटेरियल स्क्वीज होएगा और स्ट्रेच होएगा, जो भी चीज होगी वो स्क्वीज होएगी और स्ट्रेच होएगी। देखो हाउ दीज ग्रेविटेशनल वेव्स आर फॉर्म, ये फॉर्म होती हैं या तो किसी एक स्टार के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जिसको हम नाम देते हैं सुपरनोवा, या फिर दो बड़े स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से भी रिपल्स पड़ सकती हैं स्पेस टाइम के फैब्रिक में, या फिर दो हैवी ब्लैक होल्स जब मर्ज करेंगे एक दूसरे में तो उसकी वजह से ये पैदा हो सकती हैं। स्टार एक्सप्लोजन में जनरली क्या होता है, जब एक स्टार की डेथ होती है तो उसके अंदर जो भी मटेरियल है, डेब्रिस है, और जो एलिमेंट्स उसके अंदर फॉर्म हुए हैं, ये स्पेस के अंदर बिखर जाते हैं। और ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम ये मानते हैं कि वो उनका जन्म स्टार्स के गर्भ में ही हुआ है। ब्लैक होल की दो कैटेगरी हैं, एक होता है हमारा हल्का ब्लैक होल, जिसका मास होगा अ फ्यू सोलर मासेस, और ये टेंस ऑफ सोलर मासेस तक भी हो सकता है। फिर दूसरा होता है हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल, यहां पर इनका मास होगा 100,000 से लेके बिलियंस टाइम्स दी सोलर मासेस। तो ये हमारे सुपर मैसिव ब्लैक होल होंगे। अब देखो अब हम बात करने वाले हैं सुपरनोवा की। अब ये सुपरनोवा क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं, इट इज एन एक्सप्लोजन एट द एंड ऑफ अ स्टार लाइफ। देखो जब भी गैस और डस्ट से क्या होगा, गैस प्लस डस्ट से भैया यहां पर होगी स्टार की बर्थ। ठीक है, गैस और डस्ट इकट्ठा होती जाएगी ग्रेविटी के अंदर, फिर सारा मास कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कोर में टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि फ्यूजन होने लगेगा, तो स्टार की हो जाएगी बर्थ। फिर यहाँ पे जो गैसेस हैं वो मर्ज करती रहेंगी, फ्यूजन होता रहेगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी, हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होगी, और स्टार की जो लाइफ है वो यहाँ पर स्टार अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। फिर फाइनली क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, जब स्टार का मटेरियल खत्म हो जाता है, सारा का सारा स्टार का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पर एक अनस्टेबलनेस की वजह से, इनस्टेबिलिटी की वजह से जो ये स्टार है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। और ये चीज कब हो रही है, एट द एंड ऑफ स्टार लाइफ। एंड ऑफ स्टार लाइफ से क्या मतलब है, इसके अंदर फ्यूल खत्म हो रहा है। फ्यूल से मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हीलियम ये सारी चीज इसके अंदर खत्म हो गई, जो फ्यूल था वो खत्म हो रहा है। तो सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा इज अ स्टार दैट इंक्रीजेस ग्रेटली इन ब्राइटनेस ड्यू टू अ कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन। इतना भयंकर एक्सप्लोजन होता है कि बहुत ज्यादा ब्राइट इवेंट हमको शो होता है, और स्पेस के अंदर कई सारे सुपरनोवा ऑब्जर्व किए हैं साइंटिस्ट ने। और यहाँ पे स्टार क्या करता है, इसका बहुत सारा मास जो है वो इजेक्ट हो जाता है स्टार से। तो देखो इन्हीं सुपरनोवा की स्टडीज से हमको क्या पता चला है कि यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट के माध्यम से साइंटिस्टों को पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। सुपरनोवा क्या है, किसी भी स्टार में एक्सप्लोजन हो जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन में क्या होगा, जो ब्राइटनेस है स्टार की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। एक कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन जब भी होगा बहुत ज्यादा ब्राइटनेस यहां पर इंक्रीज कर जाएगी। इस फिगर के अंदर आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, बहुत ही ज्यादा ब्राइट के इवेंट होगा, बहुत ज्यादा ब्राइट इवेंट होता है। तो ये हमारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और यहीं से पता चला कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब भैया ये व्हाइट ड्वार्फ ये क्या चीज है, कुछ टर्म्स हैं, समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। सुपरनोवा स्टार की लाइफ के अंत में स्टार जब एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है, वो है सुपरनोवा। कब फटेगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी के कारण वो एक्सप्लोड हो जाता है। व्हाइट ड्वार्फ क्या है, इट इज आल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ अ स्टार लाइफ व्हेन मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड, इट कोलैप्सेस टू अ स्मॉलर साइज। ठीक है, तो व्हाइट ड्वार्फ क्या होता है, जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट ना करके ये इसका साइज छोटा हो जाएगा, और फिर इसके अंदर जो है फ्यूजन रुक जाता है, इसके अंदर फ्यूजन रुक जाएगा। फ्यूजन रुक जाएगा तो फ्यूजन की वजह से एक आउटवर्ड प्रेशर लगता है, वो घट जाएगा, और ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाएगा।
ठीक है, होता क्या है, फ्यूजन की वजह से होता है एक आउटवर्ड प्रेशर, फ्यूजन की वजह से होगा आउटवर्ड प्रेशर, ठीक है दोस्तों, और ग्रेविटी की वजह से होगा इनवर्ड प्रेशर। लेकिन जब फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूजन तो रुक जाएगा, आउटवर्ड प्रेशर खत्म, बस इनवर्ड प्रेशर रह जाएगा ग्रेविटी का, उसकी वजह से कोलैप्स कर जाता है स्मॉलर साइज में। तो व्हाइट ड्वार्फ ये ब्लास्ट नहीं करते, स्मॉलर साइज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब है क्या कि जो भी ऑब्जेक्ट जिनकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये हमसे बहुत ज्यादा दूर लोकेटेड है, और समटाइम्स ज्यादातर होता क्या है, दीज इवेंट्स ओनली कॉज स्मॉल और वीक ग्रेविटेशनल वेव्स, और ये जो वीक वेव्स हैं ये और ज्यादा वीक हो जाती हैं जैसे जैसे अर्थ तक पहुंचती हैं। तो इसलिए देखो हमको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस की जरूरत है, यानी कि जब वेव पास होगी तो लेंथ के अंदर अगर थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं तो उसको भी मेजर कर सके। तो हमको कितना सेंसिटिव डिवाइस चाहिए था ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए, ये आप देखो, वी नीडेड डिवाइसेस दैट कैन मेजर द लेंथ टू द एक्यूरेसी ऑफ 1/1000 ऑफ द साइज ऑफ अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का जितना साइज है उसकी हम 1/1000 की लेंथ मेजर कर सकें, हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो इतनी लेंथ की चेंज को मेजर कर सके। ठीक है, प्रोटॉन का भी 1000वां हिस्सा, प्रोटॉन का भी 1000वां हिस्सा हम उसको मेजर कर सकें, तो हमको इतना एक्यूरेट एक डिवाइस चाहिए था। ठीक है, इतना एक्यूरेट डिवाइस चाहिए था। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम हमारी ग्रेविटेशनल वेव डिस्कवर हुई और वो डिटेक्ट हुई सितंबर 2015 के अंदर। सबसे पहली बारी जो ग्रेविटेशनल वेव का डिटेक्शन हुआ, पहली बारी डिस्कवर हुई सितंबर 2015, और ग्रेविटेशनल वेव का नाम देखो इस तरीके से रखा जाता है, इसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल वेव। 2015 के अंदर डिस्कवर हुई तो पहले 15 आ जाएगा, सितंबर में डिस्कवर हुई तो सितंबर मंथ आ जाएगा 09, और ये हुई थी 14 तारीख को डिस्कवर। ठीक है, 150914, यानी कि 2015 में पहली दो डिजिट है ईयर के लिए, ये मंथ के लिए, और ये डेट 150914। तो ये ग्रेविटेशनल वेव का नाम है जो फर्स्ट सिग्नल हमको रिसीव हुआ था पहली ग्रेविटेशनल वेव का। दिस ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल वाज डिटेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ टू एडवांस्ड LIGO डिटेक्टर्स, लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। LIGO का क्या मतलब है, LIGO इज लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, तो ये दो डिटेक्टर थे हमारे, एक डिटेक्टर स्टेशन था हैनफोर्ड वॉशिंगटन के अंदर, यहाँ पे है वॉशिंगटन स्टेट, और दूसरा हमारा डिटेक्टर था लिविंगटन इन लुसियाना, दूसरा डिटेक्टर था हमारा लिविंगटन लुसियाना में, ये लोकेशन है लिविंगटन की, और एक डिटेक्टर था हमारा हैनफोर्ड के अंदर वॉशिंगटन स्टेट में, नॉट वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी नहीं, वॉशिंगटन स्टेट के अंदर हैनफोर्ड में एक डिटेक्टर था, और दूसरा लेजर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी थी हमारे लिविंगटन में। तो दो अलग अलग सेटअप इसलिए रखे कि यार किसी सीस्मिक एक्टिविटी के कारण ना हम कुछ डिटेक्ट कर ले, ठीक है, कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए दो जगह से हमने डेटा को कंफर्म किया, और बाद में फिर हमने पुष्टि की कि हमने एक्चुअली जो सिग्नल रिसीव किया था वो ग्रेविटेशनल वेव का था। यानी कि आइंस्टीन ने 100 साल पहले 1915 के अंदर अपने पेपर में जो प्रेडिक्ट किया, आइंस्टीन सही थे। तो आइंस्टीन के प्रिडिक्शन के 100 साल बाद जो चीजें हैं हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर पाए, और ये चीजें द ग्रेट आइंस्टीन ने इतने टाइम पहले इनको प्रेडिक्ट कर लिया था। ओके, तो देखो LIGO क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जो आपको याद करने होंगे, LIGO जो डिटेक्टर है इसको बनाया और इसको ऑपरेट करता है कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी, कैलटेक जिसको बोलते हैं, एंड MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस LIGO प्रोजेक्ट की फंडिंग किसने की, नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ यूएसए, नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए ने इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग की। अब आप देखो यार कि रिसर्च में कितना पैसा खर्च होता है,
और रिसर्च कितनी बड़ी उम्मीद पर की जाती है कि हमारे जो साइंटिस्ट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यूनिवर्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको पैसा बहाना पड़ा, तो यहाँ पर कैलटेक और एमआईटी ने मिलकर LIGO डिटेक्टर को बिल्ड किया, और ट्रस्ट था साइंस के ऊपर, उसके ऊपर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया गया, और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन भी हुई। भले यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगाओ, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिल रही है हमको यूनिवर्स की। ठीक है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको यूनिवर्स की मिल रही है, और यूनिवर्स की वास्टनेस को जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। ये अर्थ जो है कितनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। अगर हम लार्जर यूनिवर्स को देखें तो हॉस्टिलिटीज, साइंस की स्टडी से हॉस्टिलिटीज भी कम हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है ह्यूमन बींग्स को कि यार आपस में लड़ाई वड़ाई से कुछ नहीं रखा, ये जो जीवन है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और यूनिवर्स में इतने सारे राज दफन है जिनको हम समझ सकते हैं। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ही कितना ज्यादा अजीब है। कोई भी रिलीजियस, जो हमारा किसी भी रिलीजन को उठा लो तो कोई भी ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रेडिक्ट नहीं करता, कोई भी रिलीजन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को प्रपोज नहीं करता। ठीक है, कुछ फिलोसॉफिकल चीजें जो है मैच कर सकती है, लेकिन जो असली चीज है जिससे इंसानियत आगे चलेगी, जिससे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, वो है यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो देखो इन सब चीजों में पैसा तो लगता है, लेकिन यूनिवर्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, और हम हमारे ओरिजिन के बारे में चीजें जान सकते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है ये हमारे ओरिजिन को ही एक्सप्लेन करती है, एक एडहोक वे है हमारे ओरिजिन को एक्सप्लेन करने का, और लेकिन एक माध्यम साइंस भी है जिससे हम अपने बारे में, यूनिवर्स के बारे में, अपने ओरिजिन के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, और बहुत सारे जो मिस नोशंस हैं, मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माइंड में, उनको हम दूर कर सकते हैं। तो सितंबर 2015 के अंदर LIGO डिटेक्टर ने एक सिग्नल रिसीव किया, यहाँ पे बल्कि एक डिकेड से ऊपर कहीं ज्यादा टाइम तक LIGO डिटेक्टर बिल्ड हो गया, लेकिन हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे ग्रेविटेशनल वेव को, तो फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पर थी, लेकिन भरोसा जताया गया टेक्निकल जायंट्स पर, कैलटेक पर, एमआईटी पर। ये बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी हब भी हैं, और LIGO डिटेक्टर इन्होंने बनाया और ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया, और यहाँ पे जो आइंस्टीन की थ्योरी थी वो जस्टिफाई भी हो पाई। तो इन सितंबर 2015 LIGO detector received a signal from the merger of two medium-sized black holes। तो ये जो वेव रिसीव की थी हमने 2015 के अंदर, जिसका नाम रखा गया ग्रेविटेशनल वेव, 2015 में 9वें महीने में 14 तारीख को, तो नाम इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, दो मीडियम साइज के ब्लैक होल्स के बीच में टकराव हुआ, और ये ब्लैक होल्स कितनी दूरी पर लोकेटेड है? 1.3 बिलियन ईयर्स 1.3 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो मर्जर है, ये मर्जर हुआ था 1.3 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 130 करोड़ साल पहले मर्जर हुआ, और वो वेव हम तक आज पहुंच रही है। 130 करोड़ सालों से वेव ट्रेवल कर रही थी, और हम तक पहुंची वो 15 सितंबर 2 14 सितंबर 2015 को। ठीक है, 14 सितंबर 2015 को पहुंची। अब यहां पर देखो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट कैसे होगी। तो लिविंगटन हैनफोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एल शेप्ड डिटेक्टर रखा गया जमीन के अंदर, और ये जो है LIGO यूजेस माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इस सेटअप को हम बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एंड ईच ऑफ द आर्म ऑफ द इंटरफेरोमीटर इज 4 किलोमीटर लॉन्ग। हर एक जो आर्म है इसकी लेंथ 4 किलोमीटर लंबी है। तो ये भी हमारा 4 किलोमीटर, और ये भी हमारा 4 किलोमीटर। ओके, अब ये इतना सेंसिटिव एक सेटअप है, दे कैन मेजर 1/1000 ऑफ द साइज ऑफ अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का जो साइज है ये है 0.84 फर्मी, और फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर होता है हमारा फर्मी। ओके, तो इसका 1000 हमको मेजर करना था। तो ये जो सेटअप है, अगर इतना चेंज होता है लेंथ के अंदर, तो उसको भी मेजर कर सकता है। कैसे? देखो भैया, यहां से लेजर छोड़ी गई, एक लेजर बीम, और यहाँ पे एक स्प्लिटर है, ये वेव को स्प्लिट कर देता है। एक जाती है इस मिरर पर, एक जाती है इस मिरर पर। तो जब कोई भी वेव नहीं पास हो रही, तो ये दोनों हमारे 4 किलोमीटर लेंथ के हैं, ये दोनों हमारे 4 किलोमीटर लेंथ के हैं।
एक वेव इधर से जाती है इक्वल डिस्टेंस इधर ट्रेवल करके, यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और दोनों यहाँ मिल जाती है। तो देखो उस केस में क्या होगा, इनिशियली सेटअप इस तरीके से है कि ये वेव एक दूसरे को कैंसिल करती है। एक वाली जो वेव है वो इस तरीके से है और दूसरी वेव सेटअप हमने इस तरीके से बिठाया वो इस तरीके से है, तो पूरी की पूरी ये वेव कैंसिल कर जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी सिग्नल नहीं आता, यहाँ पे सिग्नल क्या आएगा, 0, क्योंकि ये दोनों वेव एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, ये दोनों वेव हमारी एक दूसरे को काटती हैं, इस तरीके से सेटअप कर रखा है। लेकिन देखो जब भी ये आर्म लेंथ चेंज होगी, जब भी ये आर्म लेंथ चेंज होगी, ग्रेविटेशनल वेव पास होगी तो ये लेंथ चेंज होगी, और इसके अंदर अगर चेंज आया 1/1000 का चेंज आया 0.84 फरमी में, तो उसको भी मेजर कर सकते हैं। अगर इतना भी चेंज हुआ तो यहाँ पर हमको सिग्नल डिटेक्ट होगा। तो देखो जब भी इसमें मिसमैच होगा तो एक सिग्नल बन के आएगा इस तरह का। ठीक है, जब परफेक्ट ओवरलैप नहीं होगा तो एक सिग्नल कुछ ना कुछ यहाँ पर डिटेक्ट होगा। देखो जब आर्म्स मूव कर रहे हैं तो वेव डिटेक्ट हो रही है, और जब कुछ मूव नहीं कर रहा तो कोई वेव डिटेक्ट नहीं होती। तो जब ग्रेविटेशनल वेव आएगी तो ये मिरर जो है अपनी लोकेशन से मूव करेंगे और वेव डिटेक्ट हो जाएगी, और कोई भी वेव डिटेक्ट नहीं होगी जब वो स्टैटिक है। अब मूव करे तो वेव डिटेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमको पता चला, इन्होंने यही था कि यहाँ पे एक वेव डिटेक्ट की, और ये वेव फिर उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस हुआ कि भैया ये जो हमें सिग्नल मिला है ये एक्चुअली सिग्नल आया कहाँ से, किस चीज का सिग्नल है। तो इस चीज की पुष्टि हो गई कि भाई साहब ये ब्लैक होल के मर्जर से सिग्नल आया है। एकदम से डिक्लेरेशन नहीं हुई, तो थोड़ी देर बाद उसको एनालाइज किया गया, एनालाइज करने के बाद कंफर्म किया गया, और दूसरे डिटेक्टर वाली जगह से भी इन दोनों लोकेशन से सेम चीज कंफर्म हुई, और सेम ही चीज कंफर्म हुई कि भैया ये इंडीड जो सिग्नल है, ठीक है, इन्होंने सेम कहा कि ये सिग्नल जो है डेफिनेटली ये सिग्नल हमारा ब्लैक होल मर्जर से आया है। ठीक है, ये सिग्नल हमारा डेफिनेटली ब्लैक होल मर्जर से आया है। तो एक्सपेरिमेंट ने पुष्टि की आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, प्रेडिक्शन यहां पर हुआ, और साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है कि हमको ये भी पता चला कि जो मास है मर्जिंग ब्लैक होल्स का वो है 29 टाइम सोलर मास एंड 36 टाइम सोलर मास। ठीक है, दोनों को ऐड करो 30 20 50 15, तो 65 सोलर मास हमारा आया। ठीक है, 65 सोलर मास, दो ब्लैक होल का अगर कंबाइंड मास देख रहे हैं निकल के आ रहा है 65, और फाइनली जो ब्लैक होल मर्ज हुआ उसका मास निकल के आया 62। ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो हमने एक चीज देखी थी, हम सुनते हैं कि E बराबर mc², सदा हमने ये चीज सुनी है कि E बराबर mc²। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है 3 सोलर मास का, यहाँ पर डिफरेंस है 3 सोलर मास का, यानी कि 3 टाइम्स द मास ऑफ द सन। तो सन का जो मास है उसका 3 गुना ले लो, 3 टाइम सन मास, उसको c² से मल्टीप्लाई करो, तो इतनी जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में रिलीज हुई। समझ रहे हो कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में। ये जो 3 सोलर मास है वो ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर गए, इतनी एनर्जी हमारी ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर गई। और यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ये पास नहीं कर सकती, ये हर चीज से बिना रिफ्लेक्ट हुए बिना डिफ्लेक्ट हुए पास कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि मिरर की वजह से लाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, पानी के अंदर लाइट एंटर करेगी तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स को रोकने वाला कोई भी नहीं है पूरे यूनिवर्स के अंदर। ये विदाउट एनी इम्पेडिमेंट ये ट्रेवल कर सकती हैं। ओके, वहीं जो हमारे टेलीस्कोप के थ्रू हमारी जो लाइट है वो डेविएट कर सकती है, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है। ग्रेविटेशनल के अंदर ये कोई भी समस्या नहीं है, किसी भी मैटर के थ्रू ये अनइम्पीडेड ट्रेवल कर सकती है। अब देखो इन ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन से भैया क्या इससे हमारा फायदा हो जाएगा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कोई इंपॉर्टेंस भी तो होनी चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी वेव्स। देखो ग्रेविटी वेव्स की वजह से क्या है, मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स दे कैन ट्रेवल अनइम्पीडेड। दे कैन ट्रेवल अनइम्पीडेड। जैसे लाइट वेव्स के केस में क्या होगा, ईएम वेव्स के केस में रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है,
और क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। वो सारी चीजें ग्रेविटेशनल वेव्स के साथ में नहीं होगी, ये अनइम्पीडेड सब लोकेशन से गुजर जाती हैं। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से वी कैन डिटेक्ट इवेंट दैट वुड अदरवाइज लीव लिटिल टू नो ऑब्जर्वेबल लाइट। यानी कि देखो, अगर कुछ इवेंट ऐसे हैं जहां से लाइट ही ओरिजिनेट नहीं होती, जहां से लाइट ही नहीं आती, तो टेलीस्कोप से हम देखेंगे क्या? अगर भैया यूनिवर्स के किसी पोर्शन से लाइट ही नहीं आ रही, उसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। इसी कारण से हम आज तक ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे, ब्लैक होल्स के कोलिजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो ब्लैक होल को ऑब्जर्व करने के लिए हमने ग्रेविटी वेव्स को ऑब्जर्व करना पड़ा। तो यानी कि ग्रेविटेशनल वेव से हम उन चीजों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जहां से लाइट का कोई भी वास्ता नहीं है। उनमें से एक एग्जांपल है ब्लैक होल कोलिजन। ओके, और साथ ही साथ वी कैन अनटेंगल द मिस्ट्रीज ऑफ द वेरी डेंस एंड डेड ऑब्जेक्ट्स लाइक द न्यूट्रॉन स्टार्स। ये कैसे भैया? न्यूट्रॉन स्टार्स भी जो हैं, अभी ये बात करूंगा न्यूट्रॉन स्टार भी क्या होता है। चलो ये सुनो, पहले न्यूट्रॉन स्टार को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, आपको मैंने बताया था कि जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो फ्यूजन होता है उसके अंदर। फ्यूजन की वजह से एक आउटवर्ड प्रेशर लगता है स्टार में और वो ग्रेविटी को बैलेंस करता है। फ्यूल हो गया खत्म, सारा खत्म हो गया तो फ्यूजन रुक गया। अब भैया फ्यूजन रुक गया तो रह गई बस ग्रेविटी। फ्यूल जब हो जाएगा खत्म तो फ्यूजन फ्यूजन भी हो जाएगा हमारा स्टॉप। तो फ्यूजन का जो आउटवर्ड प्रेशर है वो भी स्टॉप हो जाएगा, बचेगी बस ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करेगी, स्टार को कोलैप्स करने लगती है। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ में कोलैप्स हमारा रुक जाता था। ठीक है, वो वहीं पे फ्यूल खत्म हो गया तो हमारा वो साइज उतना ही रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के केस में क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये कोलैप्स होता रहता है। कोलैप्स होते होते क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सारे के सारे अंडर ग्रेविटी वो मर्ज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है न्यूट्रॉन। तो ग्रेविटी के अंदर क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो कंबाइन हो गए और इस स्टार के अंदर बस रह जाता है न्यूट्रॉन। इस स्टार के अंदर रह जाते हैं न्यूट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि वहां पे फिर कोलैप्स रुक जाएगा। न्यूट्रॉन्स जो हैं, न्यूट्रॉन स्टार फिर कोलैप्स नहीं करेगा अंडर ग्रेविटी, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। और ब्लैक होल की फॉर्मेशन कैसे होगी, अगर ग्रेविटी फिर भी बहुत ज्यादा है तो न्यूट्रॉन स्टार भी कोलैप्स हो जाएगा और इसके बाद फिर अगली स्टेज हो जाएगी ब्लैक होल। लेकिन अगर वेट इतना नहीं है तो न्यूट्रॉन स्टार तक ही रुक जाता है। तो न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी से। इन न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में यहाँ पर भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब नाउ द एस्ट्रोनॉमर्स दे कैन सी इनटू द डीप स्पेस थ्रू ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। अब जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं ये हमारे डीप स्पेस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और डीप स्पेस की अब हम स्टडी अब तक तो लाइट वेव से करते आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से करते आए हैं, लेकिन अब हम ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से भी हमारे यूनिवर्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी वेव्स कि इनसे भी क्या होगा, एक नया फेज खुलकर आया है, जिस फेज को हम क्या बोल रहे हैं, अब तक एस्ट्रोनॉमी होती थी सिंपल लाइट वेव से, लेकिन अब होने लगेगी ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी। ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से अब हम यूनिवर्स को स्टडी करेंगे, यूनिवर्स के स्वरूप को स्टडी करेंगे। अब दूसरे डिटेक्टर्स जो स्टैब्लिश हुए हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी के लिए, विर्गो डिटेक्टर है हमारा यूरोप इटली के अंदर। ठीक है, यूरोप के अंदर है। लीगो इंडिया, इंडिया के अंदर भी एक इस तरह की लैब स्टैब्लिश हो रही है और ये आ रही है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में, एंड इट विल बी रेडी बाय 2024। ऐसा ही एक डिटेक्टर जापान के अंदर भी प्लान हो रहा है। अब देखो, जितने ज्यादा डिटेक्टर होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिटेक्टर होंगे, इट विल इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा। एक तो ज्यादा डिटेक्टर होंगे तो एक दूसरे से वेरीफाई कर सकते हैं, डेटा की ऑथेंटिसिटी इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ हम ब्लैक होल्स की मर्जर लोकेशन को भी पिन पॉइंट कर पाएंगे। इतने ज्यादा
डिटेक्टर जब होंगे तो हम पिन पॉइंट कर सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, जो सिर्फ एक दो डिटेक्टर के माध्यम से हम नहीं कर पाएंगे। इट विल पिन पॉइंट द ओरिजिन ऑफ द इवेंट, दैट इज द लोकेशन ऑफ द ब्लैक होल या फिर ब्लैक होल मर्जर, उसकी हमको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन मिल जाएगी। तो ये बाकी सारे डिटेक्टर हैं। लीगो इंडिया ब्रांड है, अभी पेरगो ने शायद काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो इंडिया के अंदर हो क्या रहा है, लीगो इंडिया जो है ये कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट है बिटवीन अ कंसोर्टियम ऑफ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लीगो लेबोरेटरी ऑफ यूएसए। तो लीगो लेबोरेटरी यूएसए यानी कि कैलटेक और वहां पे जो एमआईटी है उन्होंने सपोर्ट दिया इंडिया को कि यार आप अपने यहाँ पे लगाओ, आपकी लोकेशन अच्छी है, एक हिस्से में हम हैं, ठीक है, हम वेस्टर्न पार्ट के अंदर हैं वर्ल्ड के, आप ईस्टर्न पार्ट में हो, और यहाँ से हम लोकेशंस को ज्यादा अच्छी तरीके से पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो और भारत सरकार ने भी मोदी जी की अगुवाई के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया इस साइंटिफिक प्रोजेक्ट के लिए, और एक एमओयू साइन हुआ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट की नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो मार्च 2016 के अंदर एक एमओयू साइन किया गया भारत के अंदर भी एक लीगो डिटेक्टर को एस्टेब्लिश करने का, और सारा सामान जो आएगा वो आएगा यूएसए से, और कुछ हमारे यहाँ पे भी सामान की डिजाइनिंग होगी, जैसे डीसीईएसएम ये मुंबई के अंदर है, आयुका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एडवांस एस्ट्रोनॉमी ये हमारा पुणे के अंदर है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ये हमारा अहमदाबाद के अंदर है, एंड राजा रमन्ना सेंटर फॉर, ठीक है, ये हमारा है बेंगलोर के अंदर, एंड दिस इज इन मुंबई। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये इन्वॉल्व हैं इंडिया से, और बहुत ज्यादा लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ये कुछ स्पेशल चीजें मैन्युफैक्चर करेगा लीगो इंडिया के लिए, ठीक है। आयु का एस्ट्रोनॉमी के अंदर लीडिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, ये इसको लीड कर रहा है, और साथ ही कुछ जो कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज हैं वो डीसीईएसएम ये प्रोवाइड करेगा। अब देखो कुछ और भी वेव्स हमारी डिटेक्ट हुई हैं 2015 के बाद, बहुत सारी ग्रेविटेशनल वेव्स भी डिटेक्ट हुई, और एक स्टार्टिंग हो गई है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेव आई है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल वेव है वो हमने डिटेक्ट की थी 2019 के अंदर। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक होल्स के मर्जर से वेव्स मिली हमको ये 2019 के अंदर मिली, और यहाँ पे जो एनर्जी थी वो 9 सोलर मासेस के इक्विवेलेंट थी। अब याद करो 2015 वाला जो इवेंट था जिसको हमने नाम दिया GW150914, यानी कि 14 सितंबर 2015 को जो वेव आई थी उसकी एनर्जी किसके बराबर थी, 3 सोलर मासेस के, 3 सोलर मासेस के बराबर उसकी एनर्जी थी। लेकिन जो वेव हमको डिटेक्ट हुई 2019 के अंदर, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव ऑफ 2019 21 मई को ये रिसीव हुई, और इसकी एनर्जी थी 9 सोलर मासेस के बराबर। अब ये बनी कैसे ग्रेविटेशनल वेव, ये बनी थी बाय द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स जिनका मास था 85 एंड 66 सोलर मासेस। तो दो ब्लैक होल्स के मर्जर से ये वेव फॉर्म हुई, और इन दो ब्लैक होल्स का मास था 85 एंड 66 सोलर मासेस, और पहले हमने देखा था वो कितना था 29 एंड 36, कुछ इस तरीके से था। अब देखो दिस फॉर्म्ड एन इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। अब इन दो मर्जर की वजह से एक हमको पता चला कि एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल की फॉर्मेशन हुई जिसका मास था 142 सोलर मासेस। अब ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग 142 सोलर मास का ब्लैक होल नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस डिटेक्शन के अंदर हमको पता चला, अभी इनमें बताया था ना कि ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी से नए एवेन्यूज खुलेंगे, ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी से नए एवेन्यूज खुलेंगे और ज्यादा यूनिवर्स को जानने के। लेकिन यहाँ पर मर्जर से हमको क्या मिला, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। अभी तक हमने देखा था ब्लैक होल या तो सुपर मैसिव होगा या फिर स्मॉलर ब्लैक होल होगा जो 10 सोलर मास तक हो सकता है। यहाँ पर मिल गया हमको क्या, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, और अपने आप में ये एक मिस्ट्री है, ठीक है। तो कुछ 100 मास तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने आप में मिस्ट्री है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग ये नहीं होते हैं। अब फाइनली बात आई ब्लैक होल्स के बारे में बात करने की, ये एक्चुअली में ब्लैक होल्स हमारे हैं क्या, ठीक है, एक्चुअली में ब्लैक होल्स हमारे हैं क्या। अब देखो इनकी बात करते हैं। ब्लैक होल्स की बात करते हैं।
देखो क्या हो रहा है कि ब्लैक होल्स, दीज आर द रीजन्स ऑफ स्पेस टाइम फ्रॉम विच नथिंग कैन एस्केप। ब्लैक होल्स को हम बोल क्या रहे हैं, दीज आर द रीजन्स ऑफ स्पेस टाइम। ये कुछ ऐसे रीजन्स है स्पेस टाइम में जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि लाइट यहां से बाहर नहीं आती। और ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग होने से मतलब क्या है, स्पेस इनफाइनाइटली कवर्ड है। तो जो ब्लैक होल का सेंटर है, द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल इट कंटेन्स अ स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी। वहां पे भैया एक स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी है, और सिंगुलैरिटी का वही मतलब है जो गणित के अंदर 1/0 का होता है। यानी कि ये चीज क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि हमें नहीं पता क्या है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो सेम ही चीज ब्लैक होल है। स्पेस यहाँ पे कैसा है भैया, इनफाइनाइटली कर्व है। इनफाइनाइटली कर्व मतलब क्या भैया, नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे फिजिक्स के कौन से लॉज लगेंगे, यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं लगता, हमें नहीं पता कौन से लग रहे हैं। लॉज ऑफ फिजिक्स यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। इधर टाइम और स्पेस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये एक स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी हम बोलते हैं ब्लैक होल के सेंटर को, ठीक है। और स्पेस इनफाइनाइटली कर्व है, कोई भी चीज एस्केप नहीं कर पाएगी। अब देखो, अब नई डिस्कवरी से क्या पता चला कि ब्लैक होल्स के टाइप क्या है, स्टेलर मास, यानी कि जिनका मास जो है सोलर मास के कंपेरेबल है, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, और सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो तीन तरह के हमारे ब्लैक हो गए। बनते कब हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द डेथ ऑफ अ स्टार। अब ये वाला जो स्टार दिख रहा है ये है व्हाइट ड्वार्फ, ये है व्हाइट ड्वार्फ। और ये ऐसा क्यों दिखता है, जब फ्यूल भैया खत्म हो जाएगा, इसका जब फ्यूल खत्म हो गया तो उसके बाद इसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कूलिंग में भी तो कुछ देर तक तो रेडिएशन रहेगा ना, ये वही रेडिएशन इससे एमिट हो रहा है। फेंट ग्लो यहां से एक आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, व्हाइट ड्वार्फ। फेंट ग्लो आता है इससे। तो ब्लैक होल्स भी ये भी फॉर्म होंगे आफ्टर द डेथ ऑफ अ स्टार, एंड मोस्ट स्टार्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ दे बिकम व्हाइट ड्वार्फ। तो मिल्की वे के अंदर जो 97% स्टार्स हैं वो व्हाइट ड्वार्फ ही बन जाएंगे। और जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं, ये एक टाइम पे क्या होंगे, इनके अंदर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। और जो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेंगे वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे अपने एंड में। तो देखो स्टार लाइफ के एंड में ही बनने व्हाइट ड्वार्फ भी, न्यूट्रॉन स्टार भी, और ब्लैक होल भी। अब जो व्हाइट ड्वार्फ नहीं बने वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे या फिर वो बन जाएंगे ब्लैक होल, ठीक है। इन दोनों में से, इन तीन में से एक प्रोबेबिलिटी होगी, या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे या फिर वो ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ये थी बच्चों पूरी कहानी ब्लैक होल की और डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स की। और इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना, और सारी चीजों को मैं, ये मेरी गारंटी है, पर्सनल गारंटी, कि मैं आपको रिप्लाई इस चीज के ऊपर दूंगा। एंड देयर इज वन मोर थिंग, डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करो, वहां पर कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फॉर यूपीएससी 21 एंड 22। अब वो चीज भूल जाओ कि जो बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं 10वीं तक की, पेपर उठा के देख लो, नहीं पूछते हैं वहां से क्वेश्चन। क्वेश्चन आएंगे जो करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट है वहां से आते हैं, स्पेस प्रोग्राम से क्वेश्चन आते हैं, और मेंस के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो अनअकैडमी पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स आएगा जनवरी के अंदर, प्लस कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। प्लस 6 दिसंबर, 20 दिसंबर एक टेस्ट हुआ है अनअकैडमी कॉम्बैट। अब एक संडे छोड़कर नेक्स्ट संडे को फिर से कॉम्बैट होने वाला है। ये जो संडे आ रहा है इसको छोड़ दो, अगले संडे को कॉम्बैट होगा सुबह 11 बजे। इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। अगर पहले 3 में आपकी रैंक आई तो आपको 3 मंथ का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए तो अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा इक्विवेलेंट मनी का, जिससे आप अमेजोन के ऊपर शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपकी 4 से 150 तक रैंक आई तो यहाँ पर आपको 1000 का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ठीक है, जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो कब होगा, संडे को, और हर ऑल्टरनेट संडे को होने वाला है सुबह 11 बजे। इसके अंदर आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, 60 सवाल यहाँ पर होंगे। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 11 टेस्ट अभी और बचे हैं। तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और एक्साइटिंग प्राइजेस को जरूर जीतें। और खेल खेल में गेमिफाइड वे में अनअकैडमी चाहती है कि आप तैयारी करें यूपीएससी सीएससी की। एक बोरिंग नहीं बनाना चाहती तैयारी को, अनअकैडमी कोशिश यही है। और आप सभी के लिए स्पेशल बैच कोर्सेज हम लेकर आए हैं अनअकैडमी आपके लिए, जो बेस्ट है अनअकैडमी के वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं बैचेस के माध्यम से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन बैचेस के लिए अलग से एनरोल करना है, आपको कुछ नहीं, आपको बस प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है
फिर आप ये बैचेस भी इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, किसी भी आप टीचर के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बस आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जहां पर आपको डेडिकेटेड मेंटर मिलेगा जो आपसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएगा। तो 6 मंथ जीएस बैच कोर्स स्टार्ट हो गया, 6 महीने के अंदर गारंटीड आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट किया जा रहा है 2021 के प्रीलिम्स को, बाइलिंगुअल ये कोर्स होगा, नोट्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको हिंदी में, 15 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, स्ट्रक्चर शेड्यूल, फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल, और जो हमारी क्लासेस हैं 500 प्लस आवर की क्लासेस, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और कंप्लीट जीएस सिलेबस होगा प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। मल्टीपल बैचेस अवेलेबल है, आप जो सही लगता है आप उस बैच के अंदर एनरोल हो जाइए, उस बैच के अंदर आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनली ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, 10% डिस्काउंट के लिए यूज दिस कोड राजा, एंड फ्री मटेरियल एक्सेस करने के लिए भी आपको क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, इस कोड को आप डालिए और फ्री कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड बाकी अगर आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं देन प्लीज कम टू आवर चैनल वाईफाई स्टडी यूपीएससी, आप वहां पर आइए, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट हम आपकी प्रिपेयर कराएंगे। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर आप हमसे जुड़िए, वहां पर हम आपको साइंस एंड टेक भी वो कवर कराएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो हैव अ गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।